जी भाई, तमाम स्टूडेंट्स आ गए। Yes, sir. कहाँ तक करवा दिए थे मैंने? Dissolution by court का third point, breach of agreement. अच्छा, उसके बाद लिखिएगा मिस कॉन्डक्ट। मिस कॉन्डक्ट लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कंटिन्यूस लॉसेस। कंटिन्यूस लॉसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद वो जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस है बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अगर 10 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, 10 में से अगर कोई रिटायर्ड हो जाता है, इंतकाल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स अगर दोबारा से उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, एक नया एग्रीमेंट मेकअप करते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए वाइंड अप नहीं होता, बल्कि डिसोल्यूशन, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर पार्टनर इंतकाल कर गया या बिजनेस कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहा है या बिजनेस कंप्लीट हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस में होता ये है कि बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स उस नाम से उस बिजनेस को दोबारा नहीं चला सकते। ठीक है, दूसरे नाम से सिमिलर बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन दूसरे नाम से उस नाम से नहीं चलाएंगे। इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन में फर्क हमने ये पाया कि उसमें बिजनेस आप चला सकते हैं आफ्टर डिसॉल्व, और लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग अप के बाद वाइंडिंग अप जब कर देते हैं दोबारा बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कितने तरीकों से हो सकते हैं? नंबर 1 आपको मैंने हेडिंग लिखवाई थी, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे यार जो हम बिजनेस चला रहे हैं इसको वाइंड अप कर दें, शट डाउन कर दें, क्योंकि मजीद इस बिजनेस का कोई चार्मिंग नहीं है, कोई और आउटपुट नहीं है, और हम एक नया बिजनेस ओपन करेंगे लेकिन एक नए नाम से करेंगे। ठीक है, सॉरी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए शट डाउन कर दें, और किसी इस नाम को दोबारा हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इस नाम से जो है लोग हमें पहचानते हैं, तो हम इस नाम को खराब नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे? ऐसे डिसोल्यूशन को कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जहां पर तमाम पार्टनर्स एग्री हो जाएं, रजामंद हो जाएं कि जी हम आपस का जो बिजनेस इसको हमेशा फॉर एवर के लिए खत्म कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। और ये जो इनके दरमियान में एग्रीमेंट है ये ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी, बट इट्स मच बेटर कि पार्टीज इस एग्रीमेंट को रिटर्न में कर लें, ताकि उसका कोई फायदा ना उठा सके बाद में कोई पार्टनर। ठीक है, उसके बाद था कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि इन हालात में भी जो है वो डिसोल्यूशन हो सकती है कि अगर तमाम के तमाम पार्टनर्स यानी 10 से 10 के 10 को कोर्ट ने, अदालत ने ऑफिशियली तौर पर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, या इसके साथ अगर 10 में से जो है वो 9 डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंट और एक बच गया सॉल्वेंट, तो कानून कहता है कि एक बच गया तो अकेला तो पार्टनर्स नहीं बना सकता ना, पार्टनरशिप अकेला तो नहीं कर सकता, उसके लिए मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? आपकी खत्म हो जाएगी। या इसी तरीके से जो बिजनेस आप कर रहे थे, जिस चीज के आपका काम था, अगर अदालत ने उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, गैर कानूनी, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेट्स सपोज अगर आप परिंदों का कारोबार कर रहे हैं और परिंदों के कारोबार में से आप चकोर का कारोबार कर रहे हैं, बाद में गवर्नमेंट ने या लॉ पास कर दिया कि जी जो भी चकोर का कारोबार कर रहा है, चकोर की चूंकि नस्ल खत्म हो रही है, सो देयरफॉर इसकी सेल एंड परचेजिंग पे हम पाबंदी लगा रहे हैं, तो कानून कहता है ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट था कंटीजेंट डिसोल्यूशन। कंटीजेंट डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। कानून कहता है अगर ये इवेंट्स हो गए और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ऐसे इवेंट्स होने पर
हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। उसमें नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, यानी अगर 6 साल के लिए आपने कहा था कि हम आपस में पार्टनर्स हैं, उसके बाद ये फर्म हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशंस में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी जब 6 साल आपके कंप्लीट हो गए। या अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यार ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, व्हाटएवर, तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या आपने कहा था कि यार हम में से अगर किसी पार्टनर का भी इंतकाल हो गया तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, तो कानून कहते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो गई किसी पार्टनर के इंतकाल से। या आपने कहा था कोई भी पार्टनर हमें से अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो हम इस बिजनेस को मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो कानून कहता है ऐसे सिचुएशंस में भी आप उस बिजनेस को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है, इन इवेंट्स के होने पर, ठीक है। कौन कौन से, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, पार्टनर पागल हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई। इसके बाद है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें होता ये कि पार्टनरशिप एट विल एक हमारे पास होती है कि जिसमें पार्टनर जो है आ जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, लेकिन जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बावजूद वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी सूरत में कानून कहता है कि पार्टनर्स के पास ये राइट है, किसी भी कोई भी पार्टनर जो है रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स को बाद में नोटिस दे सकता है और कहता है कि यार ये जो हमने पार्टनरशिप की है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो वो नोटिस देकर उस पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। कि कब, कि जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए या उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बावजूद आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। समटाइम्स कुछ पार्टनर्स एग्री होते हैं पार्टनरशिप को लेकर चलने के लिए और कुछ डिसएग्री हो जाते हैं। तो जो डिसएग्री होते हैं कि यार नहीं चलना चाहिए, पार्टनरशिप को मस्जिद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो फिर वो अदालत से रुजू करते हैं और अदालत से कहते हैं कि आप ऑर्डर दें और इस पार्टनरशिप को खत्म करवा दें। जब कोई एक की पार्टनर जो है वो इनसेन हो जाए, मीन्स पागल हो जाए, और आप उसी पे डिपेंडेंट थे और वो पागल हो गया, वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से आप चाह रहे थे, तो कानून कहता है फिर ऐसी सूरत में जबकि पार्टनर ये आपका नहीं रहा, वही पागल हो गया कि उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो फिर अदालत से ऑर्डर देती है कि जी पार्टनरशिप को खत्म किया जाए, तो पार्टनरशिप ऐसी सिचुएशंस में खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी आपको मैंने हेडिंग लिखवाई थी इनसैनिटी के बाद परमानेंट इनकैपेसिटी। सपोज करें पार्टनर जो था बड़ा की पार्टनर था, बड़ा रोल प्ले कर रहा था बिजनेस को चलाने में, बड़ा जो है वो एनर्जेटिक था और बड़ा एक्टिव था, कार एक्सीडेंट में जो है वो डिसेबल हो गया, बैकबोन उसकी ब्रेक हो गई। अब जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जिस तरीके से वो अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा था काम में, अब वैसी एफिशिएंसी उसकी नहीं रही, तो कानून के तहत ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशंस में भी पार्टनरशिप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगी और अदालत ऑर्डर करेगी। मिसकॉन्डक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी कॉन्डक्ट किया, ये कोई ऐसा मिसबिहेवियर दिखाया कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी से आपकी कस्टमर ब्रेक होने लग गए, आपकी हरकतों की वजह से, ये आपकी अखलाकियात की वजह से, इथिकली जो कि रॉन्ग था, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी कोई भी पार्टनर अदालत को रुजू करता है कि जी इसी सिचुएशंस में जो है वो पार्टनरशिप को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी पार्टनरशिप को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और पार्टनरशिप फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मिसकॉन्डक्ट के बाद मैंने आप लोग को लिखवाया ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। आपने लिखवाया था कि जी मैं लॉसेस जो हूँ वो 10% के हिसाब से बर्दाश्त करूंगा और प्रॉफिट जो है 25 के हिसाब से लूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं प्रॉफिट जो है वो 40% के हिसाब से लूंगा और लॉसेस जो है वो 5% के हिसाब से बर्दाश्त करूंगा। तो जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के टोटली अगेंस्ट अगर पार्टनर जा रहे हैं और उस एग्रीमेंट की पासदारी नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर रेस्ट ऑफ द पार्टनर जाके कोर्ट को अप्रोच करेंगे और कोर्ट से जो है वो डायरेक्शन लेंगे, डिग्री लेंगे और पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, कोर्ट ऑर्डर देगी। कंटिन्यूस लॉसेस, मुसलसल लॉस हो रहा है, मुसलसल नुकसान हो रहा है, 5 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर कह रहे हैं जी खत्म कर दें, 3 कहते हैं खत्म ना करें। अब जो 2 कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं खत्म कर दें बिकॉज वो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं है, 3 जो है वो माली तौर पर फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग है,
क्योंकि उनको पता है कि यार हमने जो क्रेडिटर से लोन लिया है ये फिर हमें देना पड़ेगा, जो दो पार्टनर्स। लेकिन तीन कहते हैं कि क्रेडिटर से लोन लिया हुआ है तो हम तो दे देंगे, क्योंकि लोन आपको पता है सब में डिवाइड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में बैड डेट्स के लिए तमाम पार्टनर्स इंडिविजुअली भी और सेवरली लायबल होते हैं। तो फिर वो जो दो हैं उनको खतरा होता है कि उनकी प्रॉपर्टी ना बेच दी जाए, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, और वो फिर कोर्ट से रिज्यू करते हैं कि आप इनको ऑर्डर देंगे कोई ये पार्टनरशिप जो है वो खत्म कर दी जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन द टॉपिक दैट इज माइनर पार्टनर, और माइनर पार्टनर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाइएगा आप लोग, कॉपी खोलने माइनर पार्टनर की तरफ मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी, सुन लीजिएगा, माइनर किसे कहते हैं। माइनर एक ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। कानून कहता है फिर ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लेकिन कानून कहता है कि अगर तमाम पार्टनर्स एग्री हो जाए और जो माइनर है उसके गार्डियंस आ जाते हैं, तो गार्डियंस के बिहाफ पर और तमाम पार्टनर्स के एग्री होने पर फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आप माइनर को एज अ पार्टनर इंटर कर सकते हैं, क्योंकि माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसके बिहाफ पे उसकी गार्डियंस आ रहे हैं, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप उसको इंटर कर सकते हैं। पोजीशन ड्यूरिंग माइनॉरिटी आपके पास हेडिंग थी। कानून कहता है कि जब एक पर्सन माइनर है तो उसकी क्या पोजीशन, क्या राइट्स और क्या लाइबिलिटीज होंगी, तो वो जरा सुन लीजिएगा। जो भी कानून कहता है उसका एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने डिसाइड किया होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो माइनर था वो उसको मिलता रहेगा जब तक वो माइनर 18 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। इसके साथ साथ वो अकाउंट्स की बुक को जो है, जो कॉपीज होंगी उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन अकाउंट की बुक्स को जो है वो नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सी और सीक्रेट चीजें आ जाती हैं। बस अकाउंट्स की बुक की जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं वो कर सकता है। फिर उसके बाद कानून कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया और पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, मतलब बिजनेस लॉसेस में चला जाता है, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं वो लाइबल होंगे किसके लिए, बैंक के लिए। लेकिन माइनर जो है सिर्फ जितना उसने पैसा लगाया उस नुकसान के लिए लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये मैंने आपसे कहा था 3 पॉइंट्स आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वो मैनेजमेंट में माइनर जो है वो बिजनेस में पार्ट मैनेजमेंट में जो है वो हिस्सा भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन ड्यूरिंग माइनॉरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद है पोजीशन आफ्टर मेजोरिटी। कानून कहता है कि जब एक पार्टनर 18 साल का हो गया, जब वो 18 साल का हो गया तो अब उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो जैसे ही 18 साल का होगा उसके पास 6 महीने आ जाते हैं। विद इन 6 मंथ ही मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट टू कंटिन्यू और ही वांट टू लीव द फर्म, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छा उसको बताना होगा कि जी मैं पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता, 6 महीने के अंदर अंदर। जब वो 18 साल का होगा उसके बाद से 6 महीने का टाइम पीरियड काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बताता, 6 महीने गुजर जाते, तो कानून कहता है हम खुद से एज्यूम करेंगे कि आप पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम आपको फिर एज ऑफ मेजोरिटी पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये ना, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते, नहीं बताते, तो हम आपको कंसीडर करेंगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं या आप खामोश रहे तो कंटिन्यू होगा, या आपने नोटिस दिया तो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो बन जाएंगे एज ऑफ मेजोरिटी वाले पार्टनर, ठीक है। तो अब आपकी क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज होंगी। कानून कहता है कि जो एज ऑफ मेजोरिटी वाली की जो राइट्स और लाइबिलिटीज है वो आपको भी बिल्कुल वैसी मिलेंगी, यानी प्रॉफिट भी वैसे हो जाएगा और लॉस भी सिमिलर हो जाएगा। मतलब हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी सिमिलर टू दोज ऑफ मेजर पार्टनर, यानी जो एक मेजर पार्टनर को हुकूक और जो राइट्स हासिल थे, यानी वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, मैनेजमेंट में पार्ट कर सकता था, हिस्सा ले सकता था, तो वैसे भी आप बुक की इंस्पेक्शन कर सकते हैं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक एज ऑफ मेजोरिटी वाला थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल था जब बैड डेट्स हो जाएंगे,
ठीक है। तो फिर इसी तरीके से आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, पहले आप नहीं थे लेकिन अब आप होंगे कि जब, ठीक है, आपका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट था और प्रॉपर्टी जो था वो फर्म में वैसे ही सेम रहेगा जो पहले था, अनलेस जब आप उसको एग्रीमेंट के थ्रू चेंज ना करवा दे, तो चेंज करवाना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि अब आप एज ऑफ मेजोरिटी में आ गए तो आप अपना चेंज ऑफ एग्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि जी 6 महीने, अभी 3 महीने हुए, 18 साल के आप हो गए, 3 महीने के बाद आप कहते हैं जी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो कानून कहता है कि आपके राइट्स और लाइबिलिटीज वही रहेंगी जो कि एक माइनर पार्टनर की थी, ठीक है, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते। मतलब क्या है कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते और आप थर्ड पार्टी के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। और जब आपने नोटिस दे दिया तो उस नोटिस के बाद थर्ड पार्टी का जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। नंबर 1 था ये, राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग नोटिस, जब तक नोटिस नहीं देता आप वैसे ही रहेंगे। ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, मतलब वो जो उसने नोटिस दिया और उसके बाद अगर पब्लिक जो है कोई सॉरी फर्म कोई उधार लेती है तो उस उधार के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो भी इसका प्रॉफिट है, जो भी इसका शेयरिंग है अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी वाला, वो उसको मिलता जाएगा, नोटिस के बाद भी नहीं ले सकते, लेकिन जो उससे पहले का था वो आप लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। तमाम चीजें क्लियर हो गई, कोई मसला कोई मसाइल? नादिया, खानजादा, No, sir. अमर, नो सर। सब चीजें क्लियर है बेटा? Sir. ठीक है, सो आज के लिए इतना, चल बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.